हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं जून 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें अभी तक हमने 7 लेक्चर को कंप्लीट किया हुआ है और इसी के साथ ही हमने 7 मेजर टॉपिक को भी कंप्लीट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संस्कृति से रिलेटेड। संस्कृति के संदर्भ में पढ़ेंगे, कुछ नीति शास्त्र से रिलेटेड कुछ टॉपिक है उनको कवर अप करेंगे, साथ ही साथ कुछ परिशिष्ट को भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है चोल प्रशासन के बारे में। चोल प्रशासन के संदर्भ में क्या सुर्खियां रही, इसके संदर्भ में क्या क्या समसामयिक घटना रही। चलिए तो पढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को स्थापित किया हुआ है। तो कहाँ ये सेंगोल को स्थापित किया गया है? नए संसद भवन जिसका निर्माण हुआ है। यह सेंगोल जो है वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तिरुवावदुतुरई अधिनम मठ के प्रमुख ने प्रदान किया हुआ था। तो इस मठ को जो सेंगोल वहाँ पर स्थापित किया गया है वह कहाँ के कौन से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसके द्वारा दिया गया था? इसे तिरुवावदुतुरई अधिनतम मठ के प्रमुख ने इनको प्रदान किया हुआ था और उसी को ही नए संसद भवन में स्थापित किया गया। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के तिरुवावदुतुरई अधिनम मठ से आए कुछ अधिनमों जो पुरोहितों को सेंगोल ने ग्रहण किया था, वह वही क्षण था जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था और इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सेंगोल जो होता है, सेंगोल तमिल शब्द सेमई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता होता है। तो सेंगोल कहाँ से लिया गया है? तमिल से लिया गया है शब्द, और जिसका अर्थ होता है सेमई और इसका अर्थ होता है नीति परायणता। इस धारणा को दर्शाता है कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान नंदी अपनी निर्भीक दृष्टि से सब देख रहे हैं। सेंगोल को धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। तमिल संस्कृति में सेंगोल का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें मनाई राजा को राज्याभिषेक के दौरान मुख्य पुरोहित द्वारा उसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में एक सेंगोल भेंट किया जाता था। चोल साम्राज्य में सेंगोल के कर्तव्य पथ, सेवा पथ से राष्ट्रपथ प्रतीक का माना जाता था। इतिहासकारों का मत है कि सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युग के बाद में लगभग 2000 वर्षों से प्रचलन में है तथा पुरनानुरु कुरुंतुकाई पिराम्बुनाम्बुदरई कलिंगतुंगे जैसे ग्रंथों का उल्लेख भी मिलता है, जिसमें इसके संदर्भ में अब बढ़ते हैं कि तिरुवावदुरई अधिनम मठ के बारे में कि यह मठ कौन सा है जिसके प्रमुख के द्वारा यह सेंगोल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रदान किया गया था। इस मठ को 16वीं शताब्दी में एक शैव संत और विद्वान नाम शिवाय मूर्ति में स्थापित किया गया था। इस गैर ब्राह्मण मठ से तमिल और शैव दर्शन के कई उत्कृष्ट विद्वान सम्मिलित हैं। इस मठ के प्रमुख तमिल विद्वानों और संगीतकारों के भी संरक्षक थे। प्रसिद्ध शैव संत और तिरुमंत्रम के लेखक तिरुमूलम तथा तिरुवावदुरई ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रबोधन प्राप्त किया था, जिसे तिरुमूलर सिद्धर भी कहते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त लोगों को तमिल भाषा में सिद्धूर कहा जाता है। यह मठ कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है। कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित है, इसकी यह स्पेशलिटी है। अब आता है उत्तर मेरूर शिलालेख के बारे में। किया है शिलालेख क्या है? इस शिलालेख को चोल शासन प्रांतक प्रथम के शासनकाल में 1920 के आसपास का है। तिरुमेरूर चोलकालीन एक प्राचीन गांव है, जो इसे कभी चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के चेन्नई में निकट स्थित है। चोल कुदावुलाई चुनाव प्रणाली का उत्तर मेरूर शिलालेख के अनुसार प्रत्येक गांव को कुडुम्बुम या वर्तमान में प्रचलित प्रशासन इकाई वार्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ महासभा के प्रतिनिधि चुने जाते थे। इस अभिलेख में महासभा की संरचना और संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। सिंचाई के कार्यों, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख महासभा में अलग अलग समितियां होती हैं। कुदुम्बों में अवार्ड के सदस्य बनने की योग्यता के आधार पर कि उसमें उस व्यक्ति के पास कम से कम 1/4 बेली भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, उसका अपना निवास होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसे वेदों के ज्ञान होना चाहिए। अयोग्यता के लिए निर्धारित कुछ नियम और मापदंड है, जिसमें है कि यह पिछले 3 वर्षों में समितियों के सदस्य रहे हैं, जिसमें लोग समिति के सदस्यों के रूप में लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं तथा जिन्होंने कोई पाप किया था और जिन्होंने दूसरों की संपत्ति चुराई थी। इसके संदर्भ में अब आता है चोल प्रशासन के बारे में कि चोल प्रशासन के संदर्भ में पढ़ते हैं कि इसके राजा कौन थे।
इसकी स्थापना कब हुई थी और इनके सबसे शक्तिशाली राजा कौन रहे? चोल प्रशासन में राजा सबसे शक्तिशाली था और सारी सत्ता उसके हाथों में केंद्रित थी। हालांकि उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद भी होती थी। शीर्ष अधिकारियों को पेरुंतरम के नाम से जाना जाता था, जबकि निचले अधिकारियों को सिरंतरम के नाम से जाना जाता था। चोल साम्राज्य मंडलम या प्रांतों में विभाजित था, जिसमें मंडलम बड़ नाडुओं या नाडुओं में बटे हुए थे। कभी कभी शाही परिवार के सदस्य भी प्रांतीय शासक नियुक्त किए जाते थे। चोल प्रशासन ने अपने सारे साम्राज्य में गांवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया। बहुत से अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से उर और दूसरी सभा या महासभा थी। उर जो होता था वह एक आम सभा थी और महासभा जो होती थी यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। गांव को काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त होती थी। गांव के मामले को एक कार्यकारिणी समिति संभालती थी और इस समिति के सदस्य गांव की संपत्तिशाली शिक्षित व्यक्ति होते थे। चोलों ने सिंचाई के लिए और भी ध्यान दिया, जिसमें सिंचाई के लिए कावेरी नदी और अन्य नदियों का उपयोग किया गया था। साथ ही इस उद्देश्य से अनेक तालाब और कुएं बनवाए गए थे। भूमि के कर के अलावा चोल शासकों के राजस्व दूसरे स्रोत भी थे, जिसमें व्यापारिक चुंगी, पेशों पर लगाए जाने वाले कर आदि आते थे। चोल राजाओं ने कुछ समृद्ध भू सामंतों को मुवेद वेलम, जो 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला एक बेलन या किसान, यार आदि जैसी उपाधियां प्रदान की हुई थी, जिसमें ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त होता था। चोलों के पास एक कुशल थल सेना और नौसेना थी, जिसमें चोल सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपने अभियानों को एक नौसेना में विकसित किया हुआ था। इसके संदर्भ में अब जानते हैं चोल साम्राज्य की भूमियों की अलग अलग श्रेणियों के बारे में, जिसमें पहली आती है बेलन बगाई, जो गिरह ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। दूसरा आता है ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। तीसरी आती है साला भोग, जिसमें किसी विद्यालय की रखरखाव के लिए भूमि। और चौथी आती है देवदान या तरुण मट्टिकनी, जो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। और फिर आती है पल्ली चंदम, जो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। इसके संदर्भ में अलग अलग श्रेणियाँ थी। फिर आता है इसको निष्कर्ष के तौर पर समझते हैं, तो जिसमें देखते हैं कि चोल भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थी और इस काल में नई संस्कृति का शुरुआत हुआ। कला की अभूतपूर्व विकास हुआ। चोल और उनका शासनकाल मध्यकालीन इतिहास का एक उल्लेखनीय काल है, जिसमें सभ्यता और उसके उद्देश्य के विस्तार के साथ साथ बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक उन्नति भी देखी गई थी। यह न केवल तीव्र प्रगति के दौर का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसा शानदार इतिहास था जिसमें बहुत कुछ सीखा जा सकता था। अब आता है जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि इनके संदर्भ में क्या हाल ही में सुर्खियां रही। हाल ही में छत्रपति शिवाजी जी के राज्याभिषेक के 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में समारोहों का आयोजन किया गया। अब जानते हैं महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी माता पिता और इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में, जिसमें देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी जी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के जुन्नार के पास सिवनेरी किले में हुआ था। इनकी माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले थे। शिवाजी महाराज के जन्म के समय महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र अहमदनगर और के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के नियंत्रण में था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देशमुख नामक शक्तिशाली योद्धा परिवारों के समर्थन में एक स्थायी राज्य की स्थापना की हुई थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की मुख्य शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों को एक परिवार के हाथों में केंद्रित हो गई थी और ये ब्राह्मण परिवार छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। अब आता है कि स्वराज्य की स्थापना के बारे में कि छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो स्वराज्य की स्थापना की गई थी उसके संदर्भ में क्या क्या उदंतियाँ रहीं और उसके संदर्भ में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना कार्यपूर्ण क्षेत्र में शुरू किया था और इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ घाटियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह पर आना जाना आसान नहीं था। इस क्षेत्र में निवासियों को मावल कहा जाता था। स्वराज्य की स्थापना में शिवाजी के उद्देश्य उनकी आधिकारिक मोहर या मुद्रा में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया, जिसमें स्वराज्य के उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि शिवाजी को साम्राज्य हमेशा लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने मावल क्षेत्र में भौगोलिक विशेषताओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए स्वराज्य की स्थापना के उद्देश्य को पूर्ण किया। उन्होंने मुरुमदेव, तोरण, कुंडाना व पुरंदर के किलों को अपने अधिकार में लिया और स्वराज्य की नींव रखी। स्वराज्य में वर्तमान महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिले में बड़े क्षेत्र शामिल थे। साथ ही कर्नाटक के बेलगाम, कारवार, धारवाड़ जिलों के कुछ हिस्से और तमिलनाडु के जिंजी, बेल्लोर और उनके आसपास के क्षेत्र भी शामिल थे। इसके संदर्भ में
अब आता है राज्याभिषेक के बारे में कि राज्याभिषेक के संदर्भ में कि 6 जून 1674 को रायगढ़ जिले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, जिन्हें छत्रपति बन गए और संप्रभुता के प्रतीक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक की तारीख से नए युग की शुरुआत की और इन्हें राज्याभिषेक शक के नाम से जाना जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने विशेष सिक्के ढाले, जिसमें सोने के सिक्के होने तथा तांबे के सिक्के के शिव राय कहा जाता था। उन पर राजा शिव छत्रपति की छवि अंकित की गई थी। आइए जब जानते हैं रायगढ़ किले के बारे में। रायगढ़ किला एक पहाड़ी किला है जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में पश्चिमी घाट में स्थित है। आरंभिक यूरोपीय लोगों ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर की भी संज्ञा दी हुई थी तथा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में चंद्रराव मौर्य के साथ युद्ध में यह किला जीता था और चंद्रराव मौर्य पश्चिमी घाट के एक भाग पर शासन करने वाले एक सामंती शासक हुआ करते थे। किले के विशाल आकार, खड़ी ढलानों और मुख्य भूमि तथा समुद्र से सुगम मार्ग के कारण छत्रपति शिवाजी ने 1662 ईस्वी में इस किले में अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया, जिसमें किले की महत्वपूर्ण संरचनाओं के संदर्भ में देखते हैं कि महादरवाजा, एक विशाल द्वार, हिरकानी या बुरुज, हिरकर्णीकर्ण, राजा का दरबार आदि था। किले से एक कृत्रिम झील भी दिखाई देती है और इस झील में गंगासागर झील के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं रायगढ़ जिले के अन्य प्रसिद्ध किले के बारे में, जिसमें आता है कुलाबा दुर्ग, सुधागढ़ किला, मुरुंद, जंजीरा किला आदि इसके अंतर्गत इसके प्रसिद्ध किले आते हैं। अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक संरचना के बारे में कि राजा का स्थान शासन के में शीर्ष पर होता था। शिवाजी के परामर्श देने पर एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें कुल 8 मंत्री होते थे, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। जिसमें पहले आते थे पेशवा, जिन्हें प्रधानमंत्री कहते थे, मजूमदार, जिन्हें लेखाकार कहा जाता था, भाग्यान 20, जिसे गुप्तचर विभाग, डाक और घरेलू मामले देखते थे, दबीर या सुमंत, जो विदेश मंत्री होते थे। फिर आते थे सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव, जो धार्मिक अनुदानों के प्रभारी तथा सचिव हुआ करते थे। इनके अष्टप्रधान कहे जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नियमित सैनिकों के मन्नागत वेतन दिए जाने की प्रासंगिकता दी थी। हालांकि कभी कभी सेना प्रमुखों को राजस्व अनुदान भी दिया जाता था। मिरासदारों को पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। मिरासदार ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके पास भूमि के वंशानुगत अधिकार होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज में पड़ोसी मुल्कों के या पड़ोसी क्षेत्रों पर एक प्रकार से कर लगाना अपनी आय में वृद्धि की थी और इस कर को चौथ या भू राजस्व की 1/4 हिस्सा कहा जाता था। अब जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य संगठन के बारे में कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला और पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित छोटी घुड़सवार सेना तथा पैदल सैन्य टुकड़ी को बनाए रखा था, जिसमें मवारी और हितकारी सबसे उत्कृष्ट सैनिक थे। मराठा नौसेना के गठन के संदर्भ में कि उन्होंने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नौसेना के गठन पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें सिद्धियों के लूटपाट ने अपने क्षेत्रों पर रक्षा करने के लिए, समुद्री व्यापार और सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्वी आय को सुरक्षित करने और उसमें वृद्धि करने के लिए और व्यापारी जहाजों और बंदरगाहों की रक्षा करने के लिए आदि के लिए। नौसेना में जहाजी बेड़ों में विविध प्रकार के 400 जहाज शामिल थे, जिसमें गुरब, गलबट और पाल जैसे युद्धपोत शामिल होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य संगठन योजना में दुर्गों को भी प्राथमिकता दी गई, जिसमें अपने जीवन काल में के दौरान शिवाजी ने लगभग 250 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें दुर्ग का संपूर्ण प्रभार किसी एक अधिकारी को नहीं सौंपा गया था, जिसकी बजाय प्रत्येक किले में एक हवलदार जो चाबियों का प्रभारी, एक सबनीस जो उपस्थिति नामावली और सरकारी पत्राचार के लिए और एक सरनोबत जो चौकी का प्रभारी होता था। उन्होंने समुद्री दुर्गों का भी निर्माण करवाया था। ये दुर्ग नौसेना को सुरक्षा प्रदान करते थे, जंजीरा को सिद्धि तथा पुर्तगालियों पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने सुवर्ण दुर्ग का निर्माण करवाया। उन्होंने 1664 में मालवन में सिंधु दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था और लगभग इसी समय उन्होंने विजय दुर्ग नामक मजबूत किले का निर्माण भी करवाया था। उन्होंने सिद्धियों की शक्ति का मुकाबला करने के लिए राजपुरी के सामने एक छोटे से द्वीप पर पद में दुर्ग नामक किले का निर्माण भी करवाया था इनके संदर्भ में। अब आता है मुगलों के साथ युद्ध के संदर्भ में कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था, जिसमें शिवाजी महाराज के प्रभुत्व पर आक्रमण करने का आदेश दिया गया। 1663 ईस्वी में महाराज शिवाजी ने लाल महल पर हमला किया था और शाइस्ता खान को इस युद्ध पर पराजित किया। बाद में 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए आमेर के राजा जयसिंह को भेजा, जिसमें 1665 ईस्वी में जयसिंह और महाराज के बीच पुरंदर की संधि संपन्न हुई तथा 1670 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई हुई थी। सिद्धियों के बारे में सिद्धि एबीसीनियाई लोग होते थे जो 15वीं शताब्दी में जंजीरा में आकर बस गए। उन्होंने अहमदनगर के शासकों से दांडा राजपुरी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था।
बाद में वे उस पर स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। उनमें से अधिकांश को दिल्ली सल्तनत के समय दास, अंगरक्षक और सैनिक के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप के रूप में लाया गया था। सिद्दियों ने डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, मुगलों और मराठों के साथ कई भीषण समुद्री युद्ध लड़े और फिर कभी पराजित नहीं हुए। सिद्दी शासक सुरुल खान के अधीन उनकी शक्ति पर चरम पहुंच गई थी। निष्कर्ष के तौर पर समझें तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत के महान राष्ट्रीय नायकों में से एक थे। उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि अपने लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा करना था। उन्होंने अपने महान कार्यों और उपलब्धियों में से एक नई राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व संदेश आज भी उनके लिए एक प्रासंगिक है जितना कि पहले था। भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे जीआई टैग कहा जाता है, इसके संदर्भ में जानते हैं कि क्या हाल ही में किस किस राज्य को दिया गया और किस नए उत्पाद को यह प्रदान किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। आप जानते हैं कि भौगोलिक संकेतक के बारे में, इनके इम्पोर्टेंस के बारे में, इनके कानून के बारे में तथा इसकी क्या व्यवस्था तंत्र है उनके संदर्भ में पढ़ते हैं। जीआई टैग के संदर्भ में देखते हैं कि यह एक प्रकार का एक संकेतक होता है जो किसी उत्पाद की पहचान उसकी विशिष्ट भौगोलिक उपस्थिति से जोड़ता है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र और उनके राज्यों या प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। इसे ट्रिप्स के समझौते के परिभाषित किया गया है, जिसमें पंजीकरण के बाद जीआई टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। पंजीकरण अवधि को समय समय पर एक बार में आगे 10 वर्ष के लिए बनाने के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय था और दार्जिलिंग चाय को 2004 में यह जीआई टैग प्राप्त हुआ था। सर्वाधिक संख्या में जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में आते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल होता है। इसके महत्व के बारे में जानते हैं कि जीआई टैग के महत्व में इसके धारकों को किसी तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पाद के रूप एक उच्च संकेतक के इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है। हालांकि एक संरक्षित जीआई टैग उसके धारकों को किसी अन्य व्यक्ति के उसी तकनीक का उपयोग करके कोई अन्य उत्पाद बनाने से नहीं रोकता है जिसका निर्धारण उस संकेतकों के मानकों पर किया गया। भारत में कानूनी अभिधान के संदर्भ में कि वस्तुओं की भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक का नियम 2002 इसके संदर्भ में प्रमुख कानून है। फिर आता व्यवस्था तंत्र के बारे में कि इसमें भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार, जिसमें भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतक का रजिस्ट्रार है, जिसमें रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करता है, जिसमें GIR चेन्नई में स्थित है और इसका क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय है। इन उत्पादों से संबंधित जानकारी के संदर्भ में देखते हैं कि यह उत्पाद और विवरण में देखें कि पहला आता है अमरोहा ढोलक। अमरोहा ढोलक के बारे में, यह प्राकृतिक लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बनाने के लिए ज़्यादातर आम, कटहल और सागौन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों को खोखले बॉक्स के निर्माण के लिए आम और शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और इन ब्लॉक्स के दोनों किनारों पर पशुओं की खाल लगाई जाती है, जिसमें ज़्यादातर बकरी की खाल का उपयोग किया जाता है। बागपत होम फर्निशिंग उत्पाद के बारे में, बागपत और मेरठ अपने विशेष हथकरघा होम फर्निशिंग उत्पादों और पीढ़ियों में सूती धागे से बनने वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हथकरघा उत्पादों की बुनाई प्रक्रिया में केवल सूती धागे का ही उपयोग किया जाता है। इन उत्पादों में सूती हथकरघा, चादरें, पर्दे, तकिए आदि शामिल होते हैं और ये उत्पाद अपने पारंपरिक ज्यामिति पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। अब आता है काल्पी की हस्तनिर्मित कागजी कला के बारे में कि काल्पी हस्तनिर्मित कागजी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, जिसमें इस कला के लिए लकड़ी की जगह अलग अलग प्रकार के रद्दी कागज का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कागज तैयार करने के लिए किए जाते हैं। इस कागज के उत्पादन हेतु प्रमुख कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज और होजरी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इनकी बनावट जो होती है वह प्राकृतिक पदार्थों जैसे फूलों की पंखुड़ियों, घास और रेशम के अपशिष्ट को मिलाकर की जाती है। इस हस्तशिल्प की शुरुआत एक गांधीवादी नेता मुन्ना भाई खद्दारी द्वारा 1940 के दशक में की गई थी। हालांकि कई स्थानीय लोगों ने के अनुसार कागजी बनाने का इतिहास सबसे अधिक पुराना रहा है। अब आता है महोबा का गोरा पत्थर हस्तशिल्प के बारे में कि यह एक पत्थर पर जाने वाली शिल्पकारी है। जो गोरा पत्थर एक बहुत ही अनोखा और मुलायम पत्थर होता है जिसका वैज्ञानिक नाम पायरोफ्लाइट स्टोन होता है। गोरा पत्थर हस्तकला में इस्तेमाल होने वाला गोरा पत्थर का एक चमकदार सफ़ेद पत्थर हुआ करता था जो विशेष रूप से इस क्षेत्र में ही पाया जाता है। हस्तकला में इस्तेमाल करने से गोरा पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर उन टुकड़ों को अलग अलग सजावटी शिल्प वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता है। अब आते हैं मैनपुरी के तारकसी कला के बारे में कि हस्तकला प्रयोगों और फर्नीचर और संदूकों के निर्माण हेतु किया जाता है और इस कला में गहरे रंग के शीशम की लकड़ी के पीतल के तारों और पट्टियों रूपांकनों की बारीक चढ़ाई का काम किया जाता है और इनका उपयोग मुख्य रूप से खड़ाऊ को बनाने के लिए किया जाता है। और आजकल इस कला का प्रयोग मेज, स्टूल, चूड़ी के डिब्बे, नेम प्लेट, राधा कृष्ण एवं अन्य देवी देवताओं, महान हस्तियों की प्रतिमाओं के लिए भी किया जाता है।
संभल के हॉर्नबोर्न उत्पाद के बारे में कि इस सेल्फ को कच्चे माल के रूप में मृत पशुओं की सींग का इस्तेमाल किया जाता है और इस कारण यह उत्पाद पर्यावरण और पशु कल्याण के अनुकूल होता है, जो पूरी तरह से हस्तनिर्मित होते हैं। बाराबंकी के हैंडलूम उत्पाद के बारे में कि इस हस्तकला के प्रमुख उत्पादों में स्कार्फ, शॉल, ओढ़नी शामिल होती है और यह हथकरघा उद्योग क्लस्टर लखनऊ के नवाबों के काल में होने वाली बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। संबंधित सुर्खियों में कि यह है करी इसाद नाम, ये जो कर्नाटक के उत्तर जिले के करी इसाद नाम जीआई टैग से प्रदान किया जाता है। करी इसाद नाम का मुख्य रूप से अंगोला में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कारवार में कुछ हद तक उत्तर कन्नड़ के कुमता में उगाया गया है, जिसकी विशेषताओं में अनूठी सुगंध, अत्यधिक स्वादिष्ट गूदे की मात्रा अधिक होती है। इसद आम के दो प्रकार होते हैं, जिसमें करी इसद और दो बिली इसद होते हैं। करी इसद छिलका पतला, अधिक गूदा और मीठा होता है और दो बिली इसद होता है, छिलका मोटा और कम गूदा या कम मिठास वाला होता है। संबंधित सुर्खियों में पढ़ते हैं पहले नंबर पर उपनिषद के बारे में। उपनिषद प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को द डेन प्रिंसिपल उपनिषद पुस्तक का पहला संस्करण उपहार में दिया हुआ है। इस पुस्तक को संस्कृत से अनुवाद करके लिखा गया है। यह अनुवाद किसी पुरोहित श्री स्वामी और आयरिश कवि W.C. येट्स ने किया हुआ था। W.C.V. येट्स 1923 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे थे। उपनिषद को वेदांत के रूप में जाना जाता है, जो मानवता और ब्रह्मांड की सत्ता मीमांसा विषय के संबंध के बारे में विचार करते हैं। इन ग्रंथों को दो व्यापक श्रेणियां होती हैं, जिसमें श्रुति प्रकट अर्थात यह स्मृति जिसमें याद किया हुआ आता है। श्रुति में 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हुआ करते थे, जिसमें लगभग 800 से 500 ईस्वी में उपनिषदों के देहांतरण या पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं पर चर्चा की गई, जिसमें 10 मुख्य उपनिषद रहे, जिसमें ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहन्नारायण उपनिषद हुआ करते थे। अब जानते हैं रज पर्व के बारे में कि रज पर्व या मिथुन या संक्रांति उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक 3 दिवसीय त्यौहार है। रज शब्द रजस्वला, जिसका अर्थ होता है रजस्वला स्त्री, से प्रचलन में आया हुआ है। मध्यकाल में यह त्यौहार एक कृषि अवकाश के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ की पत्नी भूदेवी की पूजा की जाती है। पुरी स्थित मंदिर में अभी भी भगवान जगन्नाथ के अलावा भूदेवी की एक चांदी की मूर्ति स्थापित है। यह त्यौहार नारित्व के लिए प्रसिद्ध है और इसमें जैसा माना जाता है कि माता भूदेवी भी की मानसिक धर्म होता है और वह मानसून के आगमन के समय मनुष्य की भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार करती हैं। दूसरा दिन मिथुन संक्रांति की शुरुआत का प्रतीक होता है, जिसमें इस अवधि में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है और इसे उड़ीसा के कृषि पर्व के रूप में भी शुरुआत माना जाता है। चौथा दिन भूदेवी के स्नान का होता है, जिसे पशुपति गड़ुआ भी कहा जाता है। इन 3 दिनों के दौरान महिलाओं से घरेलू काम नहीं कराए जाते हैं और इस दौरान कुछ घरेलू खेल जैसे गतिविधियों में शामिल होती हैं। लड़कियां जो होती हैं वह लड़कियां पारंपरिक साड़ी पहनती हैं और पैरों में आलता लगाती हैं और इसमें अवसर पर सभी लोग धरती पर नंगे पैर चलने से बचते हैं। अब आता है अम्बुबाची मेला के बारे में कि अम्बुबाची मेला 4 दिवसीय वार्षिक मेला है, जो असम के गुवाहाटी में नीलांचली पहाड़ियों के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर में लगता है। इसे देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है और यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उत्सव के रूप में लोकप्रिय है। यह कामाख्या मंदिर 52 शक्तिपीठों या शक्ति और नाइयों के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसमें तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रमुख पीठों में से एक माना जाता है। अब आता है जूहा चावल के बारे में। जूहा चावल वैज्ञानिकों ने जूहा चावल को न्यूट्रास्टिकल या पौष्टिक औषधीय गुणों की खोज की हुई है। साथ ही लिनोलिक एसिड या ओमेगा 6 या लिनोलिक एसिड ओमेगा 3 नामक 2 असंतृप्त फैटी एसिड का पता लगाया जाता है। जोहा असम का एक भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्राप्त है। जोहा चावल में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली गैर सुगंधित किस्म के चावल की तुलना में ओमेगा 6 ओमेगा 3 के बीच अधिक संतुलित अनुपात पाया जाता है। जोहा छोटे दाने वाला शीतकालीन धान होता है, जो विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। जोहा की किस्में ज़्यादातर छोटी और मध्यम दाने वाली होती है और इनकी उपज क्षमता बहुत कम होती है। यह रक्त शर्करा को कम करने और मधुमेह की शुरुआत को रोकने में प्रभावी होता है। चावल के कई एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड और फेनोक्स से संबद्ध होता है। अब आता है मैनहीर के बारे में। मैनहीर या तेलंगाना का मुदुबल गांव दक्षिण पूर्वी एशिया में मैनहीर के सबसे बड़े समूह का केंद्र है। यहाँ स्थानीय लोग इस स्थल के लिए यूनेस्को की दर्जे की मांग कर रहे हैं, जिसमें मैनहीर महापाषाण काल के बड़े और सीधे पत्थर होते हैं, जो आमतौर पर किसी समाधि स्थल के ऊपर या किसी समाधि स्थल के करीबी स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार मैनहीर को इस तरह से स्थापित किया गया है कि वे विषुव या संक्रांति जैसे विशिष्ट दिनों में एक सीधी रेखा में छाया बन सके और इस प्रकार मैनहीर की मदद से आरंभिक कृषक समुदाय सूर्य की बदलती स्थिति का चार्ट बना सकते हैं और ऐसे अवलोकनों में उन्होंने ऋतुओं को समझने में मदद मिली होगी।
इसका उपयोग घड़ी और कैलेंडर के रूप में किया जाता है, जिसमें मेनहीर की छाया का इस्तेमाल समय की गणना करने, विशिष्ट दिनों, महीनों, मौसमों की पहचान करने के लिए किया जाता है। मुदुमल स्थित मेनहीर के बारे में। मुदुमल गांव दक्षिण पूर्व एशिया में मेनहीर के सबसे बड़े समूह का केंद्र होता है, जो 3500 साल पुराने हैं। स्थानीय लोग इन्हें नीलुबु रल्लू कहते हैं, जिसका अर्थ होता है खड़े पत्थर। यहाँ इनके प्राचीन समुदाय में अंत्येष्टि अधिकारों से संबंधित लगभग 3000 पंक्तिबद्ध पत्थर भी मौजूद हैं, और ये पत्थर 20 से 25 फीट के अंतराल में पंक्तियों के स्थापित किए गए हैं। होमो नलेडी के बारे में। नए साक्ष्यों के अनुसार होमो नलेडी समुदाय अपने अतिथि संबंधियों की शवों को दफनाते होंगे और गुफा में नक्काशीदार अर्थपूर्ण प्रतीकों को उत्कीर्ण करते रहे होंगे, जिसमें उल्लेखनीय है कि होमो नलेडी एक विलुप्त मानव प्रजाति है, जिनकी कब्रें किसी भी ज्ञात होमो सैपियंस के कब्रगाहों में कम से कम 100,000 या 1 लाख वर्ष पुरानी हैं। होमो नलेडी की विशेषताओं के बारे में कि इनके शरीर को पूर्णतः सीधे रखकर चलते हैं और ये आधुनिक मानव के समान होते हैं। इनके कंधों की बनावट पेड़ों आदि पर चढ़ने के अनुकूल होती है और उनके दांतों का आकार प्राचीन प्राइमेट्स के दांतों के आकार जैसा था। उनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क का केवल 1/3 था। मानव जाति के शुरुआती पूर्वज में अर्थी पिथेरकस, ऑस्ट्रोलिपिथेकस, होमो हेमिलस, होमो एरेगेस्टर या होमो इरेक्टस, होमो नेएंडरथैलेसिस, डेनिसोवेंस आदि आते हैं। अब आता है पत्र सूचना कार्यालय के बारे में या पीआईबी के बारे में कि हाल ही में पीआईबी की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब जानते हैं पत्र सूचना के बारे में या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों आदि से जुड़ी सूचनाओं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1919 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अधीन एक अस्थायी प्रकोष्ठ के रूप में किया गया था और वर्ष 1923 में इस कार्यालय को ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन के रूप में स्थायी स्वरूप प्रदान किया गया था। 1946 में पीआईबी का वर्तमान नाम दिया गया, जिसे 1947 के बाद से यह सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग बन गया। इसकी अध्यक्षता प्रधान महानिदेशक द्वारा की जाती है, जिसकी सहायता के लिए एक महानिदेशक और 8 अतिरिक्त महानिदेशक भी हुआ करते थे। इनके कार्यों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है सूचना, शिक्षा और संचार का प्रसार। दूसरा आता है फीडबैक देना या प्राप्त करना। तीसरा आता है प्रत्यानयन और विशेष सेवाएं इत्यादि होती है। अब आता है जतन या वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर के बारे में। जतन जो वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर है, यह भारतीय संग्रहालयों में एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली है। यह एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, जिसमें इमेज क्रॉपिंग, वाटरमार्किंग, यूनिक नंबरिंग, मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन के साथ डिजिटल ऑब्जेक्ट के एक प्रबंधन जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं। इस सॉफ्टवेयर को ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप ने डिजाइन और विकसित किया है और यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के अधीन कार्य करती है। सीडेक एक इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में एक अनुसंधान और विकास संगठन है, यह सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास में कार्य करता है और इसे 1988 में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कलाकृतियों के बेहतर तरीके से संरक्षण के लिए प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी संग्रहालयों के 3D डिजिटलीकरण की एक योजना बनाई है, जिसमें इसका यह हिस्सा है और यह कार्य 2023 के अंत तक पूरा किया गया था, जिसमें संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 10 संग्रहालय आते हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में निकट देश भर में 44 ऐसे स्थानों को साइट संग्रहालय भी कहा जाता है। इसमें भागीदार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब जानते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021 के बारे में। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है, जिस पुरस्कार को 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग संबंधी भेदभाव पर होकर सभी व्यक्तियों को दान किया जाता है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पत्रिका, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला और हथकरघा वस्तु दिए जाते हैं, जिसमें पिछले पुरस्कार विजेताओं को में इसरो और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन भी शामिल रहे हैं। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के बारे में। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहा है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है, जिसे प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लेखक को प्रदान किया जाता है, जिसमें 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को में भी यह पुरस्कार प्रदान करने की मान्यता दी गई है। इस पुरस्कार में ताम्रपत्र युक्त मंजूषा, 1 शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। डायमंड लीग के बारे में। डायमंड लीग लंबी कूद के भारतीय एथलीटों में श्री शंकर ने पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल किया हुआ था।
डायमंड लीग शीर्ष स्तरीय ट्रैक या फील्ड प्रतिस्पर्धा की एक वार्षिक श्रृंखला होती है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक शासी निकाय वर्ल्ड एथलेटिक करता है, जिसे 2010 में पूर्ववर्ती IAAF गोल्डन लीग और IAAF वर्ल्ड एथलेटिक फाइनल इवेंट की जगह शुरू किया जाता है। इस डायमंड लीग में विशेष सत्र में आमतौर पर प्रतिस्पर्धाओं की संख्या 14 होती है और ये प्रतिस्पर्धाएं दुनिया भर में अलग अलग शहरों में आयोजित की जाती हैं। अब आता है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में कि ऑस्ट्रिया से होकर भारत को हराकर WTC 2023 का खिताब जीत लिया गया है, जिसमें WTC में शीर्ष 9 टेस्ट टीमें शामिल हैं, जिनमें से सभी ने 3 सीरीज घरेलू मैदान और 3 सीरीज विदेशी मैदानों यानी 6-6 सीरीज खेली हुई है। WTC फाइनल सीरीज की 2 टीमों के बीच आयोजित होता है, जिसमें WTC के पहले संस्करण में प्रत्येक टीम में सीरीज में समान अंक निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन इस बार प्रत्येक मैच के लिए समान अंक तय किए गए थे। जीती गई अंकों के प्रतिशत के आधार पर टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और यह व्यवस्था टीमों द्वारा खेले गए मैचों की संख्या में असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब पढ़ते हैं नीतिशास्त्र या इथिक्स से संबंध में क्या जून माह में समसामयिक की घटना रही। पहला आता है पैट्रोनेज नियुक्तियों के बारे में कि पैट्रोनेज नियुक्तियों के संदर्भ में क्या क्या इसके एथिकल वे है। मैं इसके परिचय के संदर्भ में देखते हैं कि सिफारिश या जुगाड़ आधारित नियुक्तियां पैट्रोनेज नियुक्तियां उन नियुक्तियों को संदर्भित करता है जिसमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, लोक सेवक आदि की सिफारिश पर व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर किया जाता है। इससे न केवल पैट्रोनेज नियुक्तियों में शामिल लोगों पर असर पड़ता है, बल्कि इससे भारत के संपूर्ण गवर्नेंस पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। पैट्रोनेज नियुक्तियों में निहित प्रेरणा स्रोत के बारे में, जिसमें क्विड प्रो क्यो या प्रतिफल के बारे में, जो रिश्वत या एहसान या फेवर के बदले में की जाने वाली नियुक्ति होती है। दूसरी आती है भाई भतीजावाद या पक्षपात के संदर्भ में कि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए अपने अधिकार या शक्ति का उपयोग किया जाता है। और प्रशासनिक प्रभाव बनाने के संदर्भ में इसमें व्यवस्था में उद्यम करने, प्रभाव बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत विवेकाधिकार के आधार पर भी नियुक्तियां की जाती हैं। अब आता है पैट्रोनेज नियुक्तियों से शामिल नैतिक मुद्दे के बारे में कि व्यक्ति के प्रति वफादारी बनाम मौजूदा सिस्टम के प्रति जवाबदेही के संदर्भ में कि इसमें जब नियुक्तियों की व्यक्ति को सिफारिश या जुगाड़ के चलते अपना पद मिलता है तो वे सिस्टम की बजाय उस व्यक्ति के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाते हैं और उनकी नियुक्तियां कराई जाती हैं। मेरिटोक्रेसी या योग्यता के सिद्धांतों का उल्लंघन के संदर्भ में इसमें पदों को व्यक्तियों की क्षमता और योग्यताओं के आधार पर भरा जाना चाहिए। अवसर की समानता के सिद्धांत के उल्लंघन के संदर्भ में इसमें सिफारिश या जुगाड़ के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों के कारण योग्य और सक्षम व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही इस अवधारणा को मिलता है कि उनके प्रयासों और योग्यताओं की उपेक्षा की गई और इस पर समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया। लोगों का विश्वास के संदर्भ में कि यह सिस्टम और सत्ता में बैठे लोगों को न्यायपूर्ण और गैर पक्षपाती रवैये के प्रति जनता के भरोसे को खत्म कर सकता है। इससे समग्र रूप से गवर्नेंस को लोगों को विश्वास की क्षति पहुंचती है। पैट्रोनेज के प्रभाव के बारे में कि पैट्रोनेज नियुक्तियों के प्रभाव में पहला आता है भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। इसका उपयोग एक साधन के रूप में जैसे कि राजनीतिक सहयोगियों को पुरस्कृत करने, समर्थन को बनाए रखने और क्विड प्रो को व्यवस्था को शामिल होने के लिए किया जाता है। खराब नीतिगत कार्यान्वयन में इसमें सिफारिश या जुगाड़ के माध्यम से व्यक्ति नियुक्त किए गए सक्षम या अनुभवहीन प्राधिकारियों को नियुक्तियों में प्रभावी कार्यान्वयन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सक्षम अधिकारियों के मनोबल में गिरावट के संदर्भ में इसमें सार्वजनिक सेवा के भीतर प्रेरणा और प्रतिभा की धारणा बाधित होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को अप्रासंगिक व अयोग्य महसूस करता है। वैधता या विश्वसनीयता में गिरावट के संदर्भ में यह नागरिकों के समक्ष सिस्टम को भ्रष्ट, भाई भतीजावाद पर आधारित अपारदर्शी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। अवरुद्ध आर्थिक विकास में कि समृद्धि और विकास मुख्यतः गवर्नेंस पर निर्भर करता है, जिसमें सिफारिशें या जुगाड़ प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किए गए असक्षम अधिकारियों के संसाधनों को उचित उपयोग में समर्थ होते हैं। अब जानते हैं कि पैट्रोनेज व्यक्तियों की रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम के बारे में कि पहला आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। इसमें नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों में सूचना मांगने का अधिकार प्रदान किया जाता है, जिसमें नियुक्तियों या भर्तियों में संबंधित जानकारी भी शामिल होती है। राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना में इसमें नियुक्ति प्रक्रिया में भारतीय हस्तक्षेप कम हुआ है, जिसमें पारदर्शिता और दक्षता में बढ़ोतरी हुई है। विसिल ब्लोअर संरक्षण में कि विसिल ब्लोअर अधिनियम 2014 में भ्रष्टाचार और गलत अनुचित कार्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने जैसी पैट्रोनेज नियुक्तियों के मामले में शामिल है। भ्रष्टाचार रोधी उपायों को मजबूत बनाने में जिसमें सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो और जैसी भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों का गठन किया गया है।
जिसमें आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और लोकपाल आदि आते हैं। आगे की राय में देखते हैं कि संसाधनों को मजबूत बनाना तथा नियुक्तियों को राजनीतिकरण से बचाना है, योग्यता आधारित भर्ती को बढ़ावा देना, नीति और संचार संहिता को लागू करना, बहुहितधारक विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख सुझाव हैं। अब आता है कि सुर्खियों में रही योजनाओं में पहली आती है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, कि हाल ही में सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा को 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया हुआ है और इस सीमा को जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 तक कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य और विशेषताओं में जिसका उद्देश्य होता है कि यह स्मार्ट समाधान लागू करने के लिए शहरों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ व स्थानीय परिवेश प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें शहर की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और संस्थागत पहलुओं पर व्यापक कार्य योजना बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है और ऐसे अनुकरणीय मॉडल तैयार करना है जो अन्य महत्वाकांक्षी शहरों के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। इस मिशन को 2015 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में 2024 में विस्तारित कर दिया गया था। अब जानते हैं स्मार्ट सिटी मिशन की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहला आता है कि पैदल चलने वाली योग्य शहरी क्षेत्रों का निर्माण करना, जिसमें भीड़भाड़, वायु प्रदूषण और संसाधनों की क्षति को कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आपसी संवाद को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। पार्क, खेल के मैदान जैसे खुले स्थानों का संरक्षण और विकास करना है। विभिन्न प्रकार के परिवहन को विकल्पों को बढ़ावा देना, जिनमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, सार्वजनिक परिवहन व लास्ट माइल पैरा ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, क्षेत्र आधारित विकास में मिश्रित भूमि को उपयोग को बढ़ावा देना, शहर को उनकी मुख्य आर्थिक गतिविधियों जैसे स्थानीय व्यंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर एक पहचान प्रदान करना है। बुनियादी ढांचे और सेवा को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास में स्मार्ट समाधान को अपनाना है और इस मिशन के तहत 100 शहरों को कवर किया गया है, जिसमें शहर स्तर पर मिशन कार्यान्वयन विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाता है, जिसमें स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं के निर्माण, योजना, आकलन, अनुमोदन, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी, मूल्यांकन, इसके लिए धन वितरण प्रदान करना है। शॉर्टलिस्ट किए गए प्रत्येक शहर के लिए स्मार्ट सिटी प्रस्ताव में रेट्रोफिटिंग या रीडेवलपमेंट व ग्रीन फील्ड विकास मॉडल या इन तीनों के स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ एक पेन सिटी सुविधा को शामिल किए जाने की संभावना है। इसका वित्त पोषण 5 वर्षों में जो 2015 से 2020 के तहत किया गया, जिसमें 48,000 करोड़ रुपए यानी प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें राज्य या शहरी स्थानीय स्तर पर समान आधार पर एक समान राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त संसाधनों को निम्नलिखित घटकों में एकत्रित किया जाएगा, जिसमें यूएलबी के स्वयं के कोष से, वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से, म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे नवीन फंडिंग विकल्प से और अन्य सरकारी कार्यक्रमों या उधारों के माध्यम से। सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाता है, जिसमें सभी 100 स्मार्ट शहरों में आईसीसीसी की स्थापना की गई है, जिसमें परिकल्पना की गई है कि आईसीसी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली निर्णय समर्थन प्रणाली से युक्त होगा, जिसमें एनेबलिंग सिटीज के प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये आईसीसी यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट जल प्रबंधन, जल वितरण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में बेहतर निगरानी, दक्षता सुनिश्चित करने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्मार्ट शहरों में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन आईसीसी से संबंधित स्मार्ट अवसंरचनाओं को बेहतर ढंग का उपयोग किया गया है। अब आता है स्मार्ट सिटी के 6 मौलिक सिद्धांत के बारे में, जिसमें पहला आता है केंद्र में समुदाय के बारे में, जो योजना निर्माण में एवं क्रियान्वयन में समुदाय को केंद्र में रखना है। कन्वर्जेंस, जो अभिसरण जो क्षेत्र के वित्तीय अनुसरण होता है, जिसमें आता है फिर आता है तकनीकी के इस्तेमाल एक साधन के रूप में, लक्ष्य के रूप में की गई, जिसमें तकनीकों का सावधानीपूर्वक चयन उनके शहरों के उपयोग में अनुकूल होना चाहिए। एकीकरण, नवाचार व दक्षता संधारणीयता में नवाचार पद्धतियों को एकीकृत तथा सतत समाधानों का उपयोग करता है। कम संसाधनों में अधिक परिणाम में, जिसमें कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता होती है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद में, जिसमें शहरों के चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जबकि प्रतियोजना क्रियान्वयन में लचीलापन इसमें इसके मौलिक सिद्धांतों के संदर्भ में है। यहाँ पर गवर्नेंस के जो गवर्नमेंट स्कीम है, इससे संदर्भ में टॉपिक भी फिनिश होता है। अब जानते हैं कुछ परिशिष्ट के संदर्भ में, जिसमें कि भारत के द्वारा कुछ रिपोर्ट के द्वारा कुछ तथ्य और रिपोर्ट है, जिसमें एसडीजी एनआईए प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 के प्रमुख बिंदुओं में देखते हैं कि एसडीजी जो भारत द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों में, जिसमें एसडीजी फर्स्ट में निर्धनता उन्मूलन में क्या उपलब्धि हासिल की है, इसमें 2021-22 में 33.98 लाख रुपये सहायता समूहों को बैंक क्रेडिट या ऋण से जोड़ा गया है। 2022-23 में 1.20 लाख वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थागत सहायता प्रदान की गई है और भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई प्रभाग को अपनाया है और इसे लागू किया हुआ।
दूसरा आता है सतत विकास लक्ष्य में शून्य भुखमरी। शून्य भुखमरी में 3.9% की निवल क्षेत्र को कवर किया है जैविक क्षेत्र खेती में। तथा 2022-23 में कृषि क्षेत्रों में प्रत्येक श्रमिक में GVA 84,921 रुपये था। SDG थर्ड में देखा गया है बेहतर स्वास्थ्य कल्याण में, इसमें मातृ मृत्यु दर का अनुपात जो है वह प्रति लाख जीवित जन्म पर 97 था। 97 2018-20 में था। और 2020 में 5 वर्षों में कम उम्र में बच्चों की मृत्यु दर 32 हो गई है। और 2025 में क्षय रोग को खत्म करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई। अब आता है सतत विकास लक्ष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में कि इसमें कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की गई थी। 2021-22 में उच्चतर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 57.6% था और इसमें 89.30% स्कूल में विद्युत की पहुंच रही है। SDG 5 में लैंगिक समानता के संदर्भ में इसमें 2019 में संसद में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी 14.37% हो गई थी। SDG 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता के संदर्भ में कि इसमें 100% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध है, जिसमें 2019 से 20 में जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। SDG 7 में बहनी और स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में इसमें 2021-22 में 100% घरों को विद्युतीकरण कर दिया गया है, जिसमें 2022-23 में 99.80% घरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया गया। ASTG 8 के बारे में गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कि इसमें 2015-16 में 6,326 पेटेंट जारी किए गए हैं, जिसमें जब 2022-23 में पेटेंट की संख्या बढ़कर 34,134 हो गई है, जिसमें रोजगार के लिए राष्ट्रीय रणनीति का संचालन किया जा रहा है। SDG 9 जो उद्योग नवाचार और नवसंरचना के संदर्भ में है, इसमें 2018-19 में 1 करोड़ की लागत में 50.65 टन कार्बन उत्सर्जन हुआ था। SDG 10 के बारे में जिसमें असमानता में कमी के संदर्भ में कि इसमें 2019 में लोकसभा के सदस्यों में 14.36% सदस्य महिलाएं हैं और 2022-23 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बजट का 2.10% आवंटित किया गया था। SDG 11 जो सतत शहर और समुदाय के संदर्भ में है, जिसमें 2022 में 98% वार्डों ने 100% घर घर अपशिष्ट संग्रहण सेवा प्राप्त की है। SDG 12 के बारे में जिसमें जिम्मेदारी के साथ उपभोग उत्पादन के, जिसमें 187.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता थी, जिसमें 2020-21 में प्रति व्यक्ति 6.81 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन हुआ था। SDG 13 में जो जलवायु परिवर्तन से संबंध में है, जिसमें 2018 में आपदाओं के कारण 1 लाख आबादी में 10,738.97 लोग भी प्रभावित हुए। SDG 14 में जिसमें जलीय जीवन के संदर्भ में, जिसमें 2022-23 में समुद्र सेवा प्रतिरूपण एप्लीकेशन संसाधन और प्रौद्योगिकी योजना के लिए 498.85 करोड़ रुपए का बजट अनुमान लगाया गया। SDG 15 जो भूमि पर जीवन के संदर्भ में, इसमें 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21.71% बनावरण रहा। 2022 में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5.28% संरक्षित क्षेत्र था। 2022 में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र में 8.59% के रामसर स्थलों के रूप में घोषित किया गया। SDG 16 के बारे में कि अशांति न्याय और मजबूत संस्थाएं जो 2022 में प्रति लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 1.49 थी। इस 2021 में उद्देश्यपूर्ण की हत्या प्रति लाख आबादी में 2.20 थी, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन भी करते थे। SDG 17 के बारे में कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी है, जो 25 राज्य या राज्य निगरानी फ्रेमवर्क का उपयोग करता है। अब रहे सुर्खियों में प्रमुख स्थल में पहला आता है बेलारूस। बेलारूस में रूसी परमाणु हथियार के योजना बना रहा है। ईरान के संदर्भ में इसमें ईरानी दूतावासों के लिए फिर से खोला गया है, इसके संदर्भ में। फिर आता है पाकिस्तान के संदर्भ में जो के सुर्खियों में रहा है, इसमें देखते हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मियावली वाली क्षेत्र में चश्मा नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापना करने पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओमान जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में ओमान को दुकु बंदरगाह का दौरा किया गया। इंडोनेशिया में अनक काकुटालू ज्वालामुखी का प्रस्फोटन हुआ है। सर्बिया में भारत के राष्ट्रपति ने सर्बिया की राजकीय यात्रा की तथा माली में संयुक्त मिशन में माली में सार्वजनिक जनमत संग्रह किया गया। क्यूबा में अमेरिका ने पुष्टि की है कि 2019 में क्यूबा में जासूसी अड्डे का संचालन कर रहा है। तथा बेलीज जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बेलीज को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। सूरीनाम जिसमें भारतीयों के आगमन पर 150 वर्ष पूरे हुए हैं। सेनेगल इसमें संघर्ष में घटनाएं प्राप्त हुई। नाइजीरिया में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कोमोरोस इसमें INS त्रिशूल में कोमोरोस में बंदरगाह अंजोन का दौरा किया गया। फिजी में चीन के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करने के लिए पुनर्विचार
विचार किया हुआ है। विक्टोरिया झील, इसमें वैश्विक तापन के चलते विक्टोरिया झील में बेसिन में जलवायु संबंधी घटनाओं में तेजी आई हुई है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं। अब आते हैं भारत के प्रमुख स्थल जो सुर्खियों में रहे, जिसमें पहला आता है महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कामाख्या मंदिर, जिसमें जो नीलांजलि पहाड़ी के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर में अबुबाछी मेला का आयोजन किया गया। उहल नदी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसमें शासन विद्युत परियोजना के स्वामित्व को लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच विवाद आरंभ होने की आशंका है। श्रीपोर्ट दिल्ली, जो इसमें श्रीपोर्ट परिसर में मकबरे जैसी संरचना मिली हुई है। खिड़की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, इसमें मरम्मत का काम शुरू हुआ है। लोथल गुजरात में है। केंद्र सरकार के गुजरात लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित कर रहा है। रायगढ़ किला जो छत्रपति शिवाजी के शिवराज्याभिषेक में 350 वर्ष के उपलक्ष्य में रायगढ़ किले में समारोह आयोजित किए गए। कोचीन बंदरगाह जो केरल में स्थित है, इसमें केंद्र सरकार ने कोचीन बंदरगाह में नवीनीकरण का काम शुरू किया हुआ है। सुंदरगढ़ वन प्रभाग में, इसमें भूभारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है। सुंदरगढ़ प्राकृतिक मेहराब को भूविरासत स्थल के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उड़ीसा के सुंदरबन वन विभाग की कनिका रेंज पर व्यवस्थित है। जगन्नाथ मंदिर में, जिसमें पूरी रथ यात्रा का आयोजन हुआ। गोलकोंडा या गोलकोंडा का किला तेलंगाना में, जिसमें केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने गोलकोंडा किले की तेलंगाना स्थित स्थापना का दिवस आयोजन किया गया। उरवाकल्लू गांव जो आंध्र प्रदेश में है, यह महापाषाण युग की एक चित्रकारी की खोज की गई है। थिरुवदुथुराई मठ जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसके पुजारी ने इन्हें सेंगोल सौंपा हुआ है। अब जानते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें पहली आती है रानी दुर्गावती के बारे में। रानी मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती को गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया है। यह महोबा के चंदेल राजवंश से संबंधित थी और उनका विवाह गढ़कटंगा के गोंड राजा दलपत साय से हुआ था। उन्होंने रानी ताल, चेरी ताल, आधा ताल जैसे कई जलाशयों का निर्माण किया और उन्होंने आचार्य विट्ठलनाथ को गढ़ में पुष्टि मार्ग पर एक पीठ स्थापित करने की अनुमति दी। रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक रहे बाज बहादुर दुर्ग को पराजित किया और उन्होंने इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां से पराजित हो गई थी। इनके जो प्रदर्शित नैतिक मूल्य थे, इन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभाली और उन्होंने आत्मनिर्णय की मजबूत भावना को प्रदर्शन किया और दुख से हताश होने पर या सत्ता छोड़ने की वजह उन्होंने अपने राज्य का नेतृत्व और शासन करने का निर्णय स्वयं किया। अब आते हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में कि महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। यह 18वीं सदी के दौरान मालवा प्रांत की रानी थी। उन्होंने भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की चढ़ाई में अपने पति की मृत्यु के बाद 1754 में मालवा पर अधिकार कर लिया था और उन्होंने शासन के प्रमुख विशेषाधिकार उपलब्धियों में देखे कि उन्होंने प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की थी और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान न्यायपूर्ण लोक व्यवस्था और सुशासन को बनाए रखा था। उनके शासनकाल में महेश्वर शहर एक साहित्यिक, औद्योगिक और संगीत कला और शिल्पकला का केंद्र बन गया था। उन्होंने महेश्वर शहर में एक वस्त्र उद्योग स्थापित करने की मदद की। इस कारण इसे अब महेश्वरी साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, ओमकारेश्वरी सहित कई अन्य मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य भी संपन्न कराया था। इनके नैतिक कर्तव्य में देखते हैं कि यह वीरता और प्रशासन में क्षमता थी कि यह मालवा की रानी अहिल्याबाई एक बहादुर नेतृत्वकर्ता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिक भी थी। जब मराठा पेशवा अंग्रेजों के एजेंडे में विफल नहीं कर सके तो उन्होंने इनके परिणामों और मायनों को बेहतर तरीके से समझा। अब आता है सावित्रीबाई फुले के बारे में कि यह एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवित्री रही, जिन्हें पुणे के एक बालिका विद्यालय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इस कार्य में उनके पति ज्योतिराव फुले ने सहायता की। इनके प्रमुख योगदान और पहलों में देखते हैं कि उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित करने और समाज के बंधनों से मुक्त करने की दिशा में प्रयास किए तथा उन्होंने बाल विवाह सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया हुआ था। उन्होंने महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक एक देखभाल केंद्र भी शुरू किया और आगे चलकर भी 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज से जुड़ गई और वह समाज सुधार से संबंधित एक संगठन था। इनके जो नैतिक मूल्य हैं, जो नैतिक कर्तव्य हैं, वह तर्कवाद और सामाजिक न्याय है, जिसमें भारतीय इतिहास विशेष रूप से इसकी जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति और वैज्ञानिक समाज में विश्वास करता है। यह महिला की शिक्षा की अग्रदूत भी रही हैं।
अब आते हैं प्रशांत चंद्र महानवोलिस के बारे में, जो सांख्यिकी और आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्र में प्रशांत चंद्र महानवोलिस के योगदान की स्मृति में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। महानवोलिस के योगदान उपलब्धियों के संदर्भ में देखते हैं कि इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और वह भारत के प्रथम योजना आयोग के सदस्यों में से एक थे जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की हुई थी। उन्होंने महानवोलिस डिस्टेंस की खोज की थी और यह एक सांख्यिकी माप है जिनका उपयोग एक बिंदु और वितरण की दूरी की पता लगाने के लिए किया जाता है। इन्होंने संस्थान निर्माता और विद्वान भी कहा जाता है, जो एक प्रतिभा सांख्यिकीविद और वैज्ञानिक थे। उन्होंने विद्वत्तापूर्ण योगदान के कारण भारत में नीति निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण भी किए हुए। आप जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा हाल ही में प्रधानमंत्री ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा को उनकी 123वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा मुंडा छोटे नागपुर पठार के मुंडा जनजाति से थे और उन्होंने जर्मन स्कूल मिशन स्कूल में शामिल होने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। उन्होंने बिरसाई मत की शुरुआत की और उन्होंने 1899 में उल गुलान आंदोलन में विदेशियों को खदेड़ने के लिए गोरिल्ला युद्ध की सहारा लिया। उनके अनुयायी उन्हें भगवान या धोल्डी बाबा या पृथ्वी के देवता के रूप में जानते थे। इनके नैतिक कर्तव्य में उन्होंने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के प्रेमी थे। इन्होंने एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने समुदाय की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अंग्रेजों तथा शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ अपने आदिवासियों के विद्रोह के नेतृत्व के लिए असाधारण साहस भी दिखाया हुआ था। आप जानते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने किसानों को संगठित करने और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया हुआ था, जिन्हें 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया। इन्होंने बिहार के जमींदारों द्वारा बर्खास्त भूमि में काश्तकारों के बेदखल करने के खिलाफ बर्खास्त आंदोलन का शुभारंभ किया और उन्होंने बेहटा में डालमिया चीनी मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया था, जिसमें किसान मजदूर एकता में इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा के संदर्भ में कि उन्होंने स्थानीय समुदायों को सशस्त्र और आत्मनिर्भर बनाने के साधन के रूप में खादी के उपयोग में शराबबंदी को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए समर्थन कर दिया था। अब आता है शंकर त्र्यंबकम धर्माधिकारी के बारे में कि ये दादा धर्माधिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी और गांधीवादी विचारक रहे, जिन्होंने राजनीतिक योगदान में देखे कि उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। गांधी सेवा संघ के सक्रिय सदस्य रहे तथा उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा और कॉन्स्टिट्यूट काउंसिल के सदस्य चुने गए, जिनके सामाजिक योगदान में उन्होंने अपना अधिकतर समय दलितों और महिलाओं की उन्नति के प्रति समर्पित किया और उन्होंने वैचारिक क्रांति का भी समर्थन किया और उनके आचार्य विनोबा भावे के साथ बहुत घनिष्ठ संबंधित थे, जिन्हें भूदान आंदोलन का नाम दिया गया। सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा में उन्होंने अपने जीवन काल को एक महत्वपूर्ण हिस्सा दलितों और महिलाओं की उन्नति के लिए समर्पित किया। उन्होंने सामाजिक योगदान समाज के इन हाशिए पर मौजूद वर्गों को अधिकारों, सम्मान और समानता के संघर्ष को भी केंद्रित किया हुआ था। अब आता है हैरी मार्कोविट्ज के बारे में। इन्होंने आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के जनक हैरी मार्कोविट्ज का निधन हो गया और यह वित्त पर उनके विचारों के लिए मेटर्न एच मिलन, विलियम एफ शार्प के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को 1990 में दिया गया था। एमपीटी यह निवेश का चयन करने के लिए एक व्यवहारिक तरीका था, जिसमें जोखिमों के स्वीकार स्तर के भीतर अपने समग्र रिटर्न को अधिकतम किया जाता है, जिन्हें मार्कोविट्ज ने व्यक्तिगत प्रतिभूतियों की बजाय परिसंपत्तियों के समूह पर भी ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने न केवल पोर्टफोलियो प्रबंधन के समझ को आगे बढ़ाया, बल्कि यह साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और निरंतर सीखने की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर ये मैगजीन फिनिश होती है और नेक्स्ट क्लास में हम जुलाई मैगजीन को कवर करेंगे। इसी तरीके से प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।